हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2023 की आंसर की पब्लिश हो गई है एंड आंसर की से आई होप आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स को टैली किया होगा। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने कुछ प्रेफर्ड क्वेश्चंस मुझे सेंड किए हैं कि मैम इसके आंसर्स आपसे जानने हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो आपने भेजे हैं। एंड मैंने ये देखा है स्टूडेंट कि आप लोग ज़्यादातर मुझे मैथमेटिकल क्वेश्चंस ही भेजते हो, कॉन्सेप्चुअल कम भेजते हो। तो चलिए मैं आज आप लोगों के द्वारा जो यूजीसी नेट का जो आंसर की पब्लिश हुआ है एंड जिन क्वेश्चंस पर आपको डाउट है, मैं उन क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर्स बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम एंड आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और मेरा स्पेशल पेपर है इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 8439066995। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एंड मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट अभी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर दिसंबर यूजीसी नेट के लिए क्लासेस जारी हैं, जिसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपने भेजा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर्स आर, यथेष्ट आंकलक के गुण क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट एस्टिमेटर जो होता है सबसे पहले तो वो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड एस्टिमेटर होना ये सबसे पहला गुण है। गैर पूर्वाग्रही जिसे हम कहते हैं। कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट के साथ साथ उसमें मिनिमम वेरिएंस भी होना चाहिए। तो ये जो 3 गुण हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, जिसको मैं यहाँ लिख दूँ। एस्टिमेटर शुड बी अनबायस्ड, कंसिस्टेंट, इफिशिएंट एंड सफिशिएंसी। ये चारों चीज़ें एक प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर में होनी चाहिए। तो इसमें मेरे अनुसार स्टूडेंट आपका जो आंसर लगना चाहिए, ए सही है, सी सही है और ई भी सही है। दूसरा आपने क्वेश्चन भेजा है इंटीग्रेशन का। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स पे कमांड आपका बहुत ज़रूरी है, एंड खासकर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन का मैथ है ये बिल्कुल बेसिक मैथ आपको दिया गया, बहुत कोई हार्ड मैथ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है और उसको एज्यूम करके बनाना होता है। तो आपका देखो मैथ क्या दिया गया है, इंटीग्रेट करें x इंटू रूट ओवर x² -1 का, माइनस या है +1 का। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपको इसमें क्या करना है कि ये जो पूरा x² +1 है इसको आप कुछ अज्यूम कर लो। जैसे मैं यहाँ पर इसको x² +1 को मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये t है, राइट। अब इसको अज्यूम करने के बाद 2x dx इज इक्वल टू dt हम कर सकते हैं। और x dx, अगर 2x dx इज इक्वल टू dt है तो जब हम x dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, हाफ dt, ठीक है। तो ये आने के बाद आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में इसको अप्लाई करना है। x इंटू, अब पूरे रूट को आपने ये मान लिया है तो यहाँ पर हाफ रूट ओवर t dt है ना, हाफ रूट ओवर t dt जो हमने यहाँ पर किया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाफ। अब t को अगर आप हटाते हो रूट तो इसके ऊपर 1/2 लिख सकते हो। अब 1/2 लिख दिया। अब इंटीग्रेशन इसका हम करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, हाफ t टू द पावर, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है n है ना, n+1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको करना है t, इसके ऊपर 1/2 है, तो अगर हम इसमें n+1 करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 3/2, ठीक है। और इसके नीचे भी लिखाएगा 3/2। अब इसको हम कट करेंगे, कट करने में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 t टू द पावर 3/2, राइट। तो इंटीग्रेशन के ये मैथ इसी तरीके से बनते हैं। अगर अंडर रूट कुछ लिया गया तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1/3 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आपने जो आंसर की भेजा है वहाँ पर आपने 1 लगा दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ तो 1/3 x² +1, यहाँ पर x² +1 और टू दी पावर 3/2। तो यहाँ पर मेरे अनुसार स्टूडेंट 3 होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अब जब इसको हम पूरा खोलेंगे तो कितना बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा, √x² + 1 बच जाएगा, है ना। एंड इसको अगर हम रूट हटा देंगे, इसको अगर हम पूरा घेर देते हैं तो ऊपर भी 3/2 हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मुझे पूरे क्लियर नहीं है, आप लोग देख लेना ऑप्शन में ये हमारा आंसर आना चाहिए इंटीग्रेट करने के बाद। तो या हो सकता है आंसर की में कभी कभी मिसप्रिंट भी आ जाता है, आप आंसर की को एक बार सही से मिलाइएगा, क्योंकि इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 x² + 1 पावर 3/2 आएगा। अच्छा, मैच थर्ड भी जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देखो इसको हम कहते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है लेकिन बढ़ रहा है घटते दर से, ठीक है। तो ये सारे जो हम सिंबल लेते हैं इसमें हमारा पहला f और f' देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकेंड डेरिवेटिव हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ आपको दिया गया है कि fx और सेकेंड डेरिवेटिव को लिखा गया है f"x। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे x का आप कर रहे हो dx² है ना, d²x/dx², ठीक है। ये वाला हुआ आपका dy/dx और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा d²x/dx²। इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। अब देखो जो पहला वाला दिया हुआ है, पहला वाला दिया हुआ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, कि अगर हमारा इस तरीके से हो बढ़ते हुए दर से, इसका मतलब जो f' है सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या है, इज ग्रेटर देन 0, तभी ये बढ़ते दर से जा रहा है। अगर ये इस तरीके से घटते दर से है तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इस तरीके से आप इसको मैच करके देख सकते हैं। विदेशी विनिमय स्वैप क्या है, अ फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। तो देखो यहाँ भी आपने आपके आंसर की में आपने 4 लगाया हुआ है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज स्वैप जो होता है, परचेज ऑफ अ करेंसी इन स्पॉट मार्केट हम इसको नहीं कहते, हम इसको क्या कहते हैं, स्वैप इंटरेस्ट पेमेंट का होता है ना। अगर हमने किसी एक करेंसी में लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट जो है उसको दूसरी करेंसी के इंटरेस्ट रेट, दूसरी करेंसी जो है उससे हम स्वैपिंग करते हैं, राइट। और ये जो होता है साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी, इट इज़ व्हाट, साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी, है ना। हम किसी मुद्रा का क्रय और विक्रय करते हैं टू 2 डिफरेंट डेट्स, ठीक है, फ्यूचर मार्केट्स में इसको हम करते हैं। तो सेल एंड परचेज ऑफ अ करेंसी इन फॉरवर्ड मार्केट इसका आंसर होना चाहिए। और स्पॉट सेल ऑफ अ करेंसी कंबाइंड विद द फॉरवर्ड परचेज ऑफ दैट करेंसी, 4 तो इसका आंसर नहीं होगा। तत्काल बाजार में मुद्रा के क्रय को विदेशी विनिमय स्वैप नहीं कहते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों ने दिया है प्रोबेबिलिटी का जो ये एक्सियम थियरी है। प्रोबेबिलिटी की एक तो हम सिंपल पढ़ते हैं, एक हम उसकी प्रोबेबिलिटी एक्सियम थियरी पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक्सियम थियरी बेसिकली जो है, अगर हम सैंपल इसमें प्रोबेबिलिटी एक्सियम थियरी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 1 से 0 के बीच में होती है, पहली बात तो हम ये कहते हैं। दूसरी बात, सैंपल स्पेस जो होता है = 1 होता है। और तीसरा जो प्रोबेबिलिटी ए है, इट्स ग्रेटर देन और =0। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो ये जो ऑप्शन लगाया हुआ है 1, वो मेरे अनुसार करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस क्या होता है, कर भार, इम्पैक्ट मतलब कराघात। कर भार लगने से जिस वस्तु पर कर भार पड़ रहा है उसके संबंध में क्या सही नहीं है। तो कर लगाने से कीमत बढ़ती है, गुणवत्ता में कमी आती है। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। ये आपको मैच करने के लिए दिया गया। तो जनसंख्या वृद्धि दर, ये तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप बुक से इसको मिलान करके देख सकते हैं। तीसरा आपने दिया है कि जब MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25 हो और खर्च में प्रारंभिक वृद्धि जो है वो 100 रुपीज़ है, एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 100 रुपीज़ है, स्वायत्त खर्च, ठीक है। तो खर्च गुणांक, यहाँ पर आपसे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पूछा जा रहा है। तो जब MPS है तो 1/b होगा और 1/b है तो 1/0.25, 25 को हम हटा देंगे आगे का डेसिमलव, तो 4 आ जाएगा। मल्टीप्लायर 4 है और खर्च हो रहा है 100, तो खर्च जो है मल्टीप्लायर के गुना से बढ़ेगा
तो ये हो जाएगा 400, मतलब 4 एवं 400, ये भी ऑप्शन आपका सही है। IADP प्रोग्राम, देखो IADP प्रोग्राम 1960 का था, और आपने ये जो भेजा है इसमें आपका जो ऑप्शन किया हुआ है 63-64, तो ये गलत है। दिस इज ऑफ 60 to 61, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मोटो ऑफ G20? G20 का जो सम्मेलन है स्टूडेंट, ये G20 का सम्मेलन अभी होने वाला है ना। जो ये मीटिंग है ये 2023 सितंबर 2023 में निर्धारित की गई है, और इसका जो मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये भी ये ऑप्शन गलत लगाया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। इन द एक्सट्रीम केस ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में हम क्या करते हैं? देखो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जब हमारे पैसे अर्थव्यवस्था में फंस जाते हैं। और ऐसा कब होता है? अगर मान लो इंटरेस्ट रेट घट रहा है, सूद की दर, इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में है वो घट रहा है, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये रेट जो है वो बढ़ सकती है। हमारी प्रत्याशा क्या होती है कि ये दर बढ़ सकती है फ्यूचर में। तो किसी भी कैपिटल लॉस को अवॉइड करने के लिए, हमें किसी प्रकार की हानि ना हो, है ना। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और एक्सपेक्टेशन हमारा क्या है कि ये बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ सकता है, तो बॉन्ड की प्राइसेस जो है वो क्या होती है, वो घटने लगती है। और हम बॉन्ड को सेल करके हम सारे पैसे को क्या करते हैं, हम सारे पैसे को कैश के रूप में रखना शुरू करते हैं। स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाती है, जो कि अनंत हो जाती है। क्योंकि एक क्रिटिकल, यहाँ पर जो इसका हम ग्राफ देखते हैं, एक क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट के बाद हम ये मान के चलते हैं कि भाई इससे नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं जाएगी। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट इसके बाद बढ़ेगी, तो बॉन्ड की वैल्यू धीरे धीरे बॉन्ड की प्राइस कम होने मतलब जो है बॉन्ड प्राइसेस कम होने लगते हैं। और हम क्या करते हैं, हम फटाफट से किसी भी कैपिटल लॉस से बचने के लिए बॉन्ड को हम सेल करते हैं और पूरे पैसे को कैश के रूप में रखना शुरू करते हैं। तो वही ये जो रेखा है पूरी तरह से इलास्टिक हो जाती है, पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। मतलब जो इकोनॉमी में पैसे हैं वो फंस के रह जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में ट्रैप होके रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देयर विल बी टेंडेंसी टू बाय बॉन्ड्स, गलत है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विल शो बियरिश, गलत है। कैश विल बी लेस प्रेफर्ड, गलत है। प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी लो, ये सही है। न्यूनतम वर्ग आकलन अनुमान, न्यूनतम वर्ग आकलन अनुमान, या जिसको हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो कि आइडेंटिफाई हम करते हैं, है ना। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ OLS मेथड, देन ऑब्टेनिंग रिड्यूस्ड इक्वेशन, और उसके बाद स्टूडेंट ऑब्टेनिंग स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट, एंड देन यूज द मॉडल फॉर पॉलिसी। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस आपने भेजे हैं ये बिल्कुल ही मैथमेटिकल क्वेश्चंस भेजे हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आप भेज सकते हो। और एक बार अपने आंसर की को आप खुद ज़रूर मिलाएं, और मिलाने के बाद